बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो पिछली जो क्लास है उसके साथ कंटिन्यूएशन में होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी जो लास्ट टाइम मैंने अपलोड की थी। उसके अंदर बेसिकली हम कहाँ तक पहुंचे थे कि जो वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, उनके हवाले से बात की थी कि पहले जो इनिशियल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर वेजो डायलेशन होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन की थी। और जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका रोल क्या है, लिम्फेटिक्स का रोल क्या है इन्फ्लेमेशन के अंदर, वो डिस्कस किया था। ये अभी हम बिल्कुल जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद फिर आता है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्यूलर इवेंट्स जो शुरू होते हैं इसके बाद, कि अब सेल्स का काम शुरू होता है कि एज सून एज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट्स, तो जो इनिशियल वेस्कुलर इवेंट्स आ जाते हैं उसके बाद फिर जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो प्रोसेस चलता है उसको हम सेल्यूलर इवेंट कहते हैं। अच्छा, सेल्यूलर इवेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट। अगर वो नहीं होती है टाइम से तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये हो सकती है प्रॉब्लम कि अगर तो ल्यूकोसाइट सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो जो प्रोसेस है वो डिले होना शुरू हो जाएगा। मुझसे अभी मुझे किसी ने एसएमएस किया था लास्ट वीक में, जो पिछला जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसके बाद किसी ने मुझे एसएमएस किया था और उसमें एक सवाल ये पूछा गया था कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन सही टाइम पे ट्रीट ना हो तो क्या वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अभी चूंकि हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन का डिस्कशन कंप्लीट नहीं किया था तो उसका जो फेट है उस पर मैं आई नहीं थी। बेसिकली जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो फेट है कि आगे जाके क्या हो सकता है, अगर तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि कंप्लीट जो रीजनरेशन हो सकती है, अगर रीजनरेशन नहीं होती है तो रिपेयर होती है, रिपेयर भी नहीं हो सकती है और वो प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स निकलने लगता है, तो फिर वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चली जाती है। तो अक्यूट से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जाने की एक रीजन ये भी हो सकती है कि ल्यूकोसाइट्स जो है वो सही टाइम पे रिक्रूट ना हो। अब बॉडी का कोई भी ऐसा फंक्शन हो, किसी भी वजह से जो है वो अगर ल्यूकोसाइट्स टाइमली रिक्रूट नहीं होते हैं और जो है साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर ठीक टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है और ये जो स्लोइंग है वो अल्टीमेटली जो है वो फिर इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज डिस्कस करनी है उससे पहले एक शेयर मैं आपके साथ कर रही हूँ स्क्रीन, एक चीज आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, ये जो वैस्कुलर इवेंट होता है, हमने पढ़ा कि जी इनिशियली वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, उसके बाद फिर वेजो डायलेशन हुई, ठीक है जी। वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, फिर वेजो डायलेशन हुई, उसके बाद जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट शुरू हो गई। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं, अगर हम थोड़ा सा अपने फिजियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करें तो जो हमारी जो ब्लड वेसल होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कुछ इस किस्म का है कि आपकी ये ब्लड वेसल है, ठीक है जी। आपकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट से मुराद क्या है? आपके ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो हैं हम उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो आरबीसीज की होती है, तो यूजुअली अगर आप कहीं पे कोई वीडियो वगैरह कुछ भी देखें तो उसके अंदर भी आपको रेड आरबीसीज ही दौड़ते भागते नजर आएंगे। लेकिन इन एडिशन टू दैट मैं एक छोटे से ये स्ट्रक्चर्स भी बना रही हूँ, ये प्लेटलेट्स है, ठीक है जी। और इसके बाद साथ में ये न्यूट्रोफिल्स या ल्यूकोसाइट्स बेसिकली। तो अब ये जो पूरा जो फ्लो चल रहा है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, ये बेसिकली मूवमेंट हो रही है इन द सेंटर ऑफ द वेसल। जो साइड्स हैं अगर आप नोट करो, मैंने साइड की तरफ कुछ भी नहीं बनाया, साइड की तरफ इसलिए कुछ नहीं बनाया कि साइड की तरफ सिर्फ प्लाज्मा होता है, यानी जो लिक्विड पार्ट है, जो जम नहीं सकता, जो चिपक नहीं सकता, जो एक्टिवेट नहीं हो सकता, उसको साइड्स पे रखा जाता है। और इस तरह से ये जो फ्लो होता है इसको हम कौन सा फ्लो कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। अच्छा, ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है
ये बहुत जरूरी है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए, जिनमें एक जो फंक्शन है वो है होम्योस्टेसिस। अगर तो आपको बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको अगर मेंटेन रखना है, उसको नॉर्मल की रेंज के अंदर रखना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहे। अगर तो ब्लड का फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट ऑफ स्ट्रीमलाइन इज टर्बुलेंट फ्लो। Now this turbulent flow basically causes ब्रेकअप ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है जी। ये टर्बुलेंस जो आती है दो तीन वजूहात की वजह से आती है। एक तो क्या है कि ये जो ब्लड वेसल है आगे जाते जाते एकदम से नैरो हो जाए। ठीक है जी। तो उस सूरत में क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो ब्रेक हो जाएगा, या ब्लड वेसल किसी जगह पर चौड़ी हो जाए तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। या ब्लड फ्लो हो रहा है सीधा सीधा, वेसल यूं करके बारीक हुई और उसके बाद एकदम से फैली। ठीक है जी। तो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो ब्रेक हो जाता है। एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है शार्प टर्न ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है जी। ये आ रहा है ब्लड, यहाँ से एकदम से तेजी से गिरा। आपने नोट किया होगा हम यूजुअली ब्लड की जो एग्जांपल है वो पानी के साथ दे रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी हम दरिया वगैरह पे जाते हैं तो अगर कोई बिल्कुल सीधा मतलब बहुत दूर से कहीं से पानी चलता हुआ आ रहा है दरिया में और उसके दो किनारे हैं, पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, और उसमें वो पानी चल रहा है, तो आपने नोट किया होगा कि वो पानी में किसी भी किस्म की कोई टर्बुलेंस नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ओवरऑल जो एक जो जनरल इफेक्ट फील होता है वो ये है कि जी पानी जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ उस रिवर के अंदर जा रहा है। लेकिन आपने ये चीज नोट की होगी कि एज सून एज कहीं पे कोई ब्रिज आ जाए, ठीक है, या दरिया में कटाव आ जाए, यानी दरिया जो है वो अपनी साइड चेंज करना शुरू करे, तो वहां पे एग्जैक्ट वो जगह जहां पे दरिया मुड़ रहा होता है, जहां पे दरिया घूम रहा होता है, वहां पर जो ब्लड जो पानी का जो फ्लो होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें बहुत तेजी के साथ जो है वो क्या कहना चाहिए, भंवर बन रहे होते हैं, बहुत झाग उड़ रहा होता है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है। टर्बुलेंस की एक एग्जांपल ये भी है कि वो जो दरियाए सवात में आपने नोट किया होगा, वो एक जगह दिखाते हैं टीवी पे यूजुअली, जिसमें बहुत सारे बोल्डर्स रखे हुए हैं हर तरफ, मतलब बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए और उनके दरमियान से पानी गुजरता है। उस पानी की जो जो स्पीड है या जो उसका जो फ्लो है वो नोट किया है कभी किसी ने, मतलब वो कितनी तेजी के साथ जा रहा होता है। लेकिन अगर वही आप किसी ऐसे दरिया में देखें जहाँ पे किसी भी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई पत्थर वत्थर नहीं है, तो क्या होता है कि वहां पे आपको फील होता है कि पानी बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा है। एग्जैक्टली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी यही कोई सिचुएशन है कि अगर तो किसी भी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ब्लड वेसल जैसी है वैसी चल रही है, कोई ब्लड प्रेशर का मामला नहीं है, किसी किस्म का कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, कोई और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो उस सूरत में क्या हो रहा होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो अपना स्ट्रीमलाइन ब्रेक नहीं करता। बट एज सून एज कोई शार्प टर्न आ जाए, कोई वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए या वेजो डायलेशन हो जाए, या वेजो कंस्ट्रिक्शन होकर वेजो डायलेशन हो जाए, या कहीं पे बहुत शार्पली जो है ब्लड वेसल डिवाइड हो रही हो, तो ऐसी ये 4-5 जगह हैं फिजियोलॉजिकली जहां पर टर्बुलेंस आती है। अब कुछ को फिजियोलॉजिकल कहते हैं और कुछ को पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी कह सकते हैं। चूंकि इन्फ्लेमेशन इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो इन्फ्लेमेशन के लिए जो वेजो कंस्ट्रिक्शन इनिशियल और उसके बाद जो वेजो डायलेशन होती है वो बेसिकली जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है। अब ये आपको थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि जो हमने इतनी डिटेल के साथ लास्ट जो क्लास थी उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन की जिक्र ही इसलिए क्या था कि बेसिकली हमें बात करनी थी स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर, कि अब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये ऐसे चल रहा है, अब क्या होगा यहाँ पे आने के बाद क्या होगा इसके साथ, ये ब्लड ये प्लाज्मा यहाँ से निकला, ठीक है जी, सेल्स भी इसी में आ गए, मिक्सिंग हो गई, प्लेटलेट्स भी हैं और ल्यूकोसाइट्स भी हैं। ठीक है जी। अब इसके फौरन बाद क्या हुआ कि ब्लड वेसल एकदम से डायलेट हुए।
तो आपके ख्याल में कोई मतलब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि यहाँ से इतना आगे पीछे पूरी जम्बलिंग होने के बाद जब ब्लड यहाँ पर पहुंचेगा तो वो जो है वो बिल्कुल ही मतलब ठीक होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी मिक्सिंग हो गई होगी। ठीक है जी, तो ये सारी मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है जी। अब ये अगर आप पीछे स्ट्रीमलाइन फ्लो देखें और उसके बाद यहाँ पे देख लें आप, इतना हिस्सा स्ट्रीमलाइन का मैंने ड्रॉ किया था और यहाँ से ऑनवर्ड्स ये जो पोर्शन है टर्बुलेंट है। ठीक है जी। नाउ इज दिस टर्बुलेंस हियर इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी और नॉट? हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों रखना पड़ता है? कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि हमारी बॉडी में स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों रखा जा रहा होता है? हालांकि अभी 2 मिनट से 2 सेकंड पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे बताना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा। होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। होमियोस्टेसिस किस तरह से मेंटेन होगा भाई? कैसे मेंटेन होगा होमियोस्टेसिस? क्या हो गया? चलें, कोई मूड में नहीं लग रहा बताने के, मैं खुद ही बता देती हूँ। बेसिकली होता ये है कि ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये आपको जो आरबीसीज को और जो डब्ल्यूबीसीज को और जो प्लेटलेट्स को सेंटर में रखता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे अच्छा खासा फासला एंडोथीलियम यानी जो ब्लड वेसल की जो वॉल है उसके और जो स्पॉन्ड एलिमेंट्स है उस ब्लड के उनके दरमियान में अच्छा खासा फासला है और ये फासला फिल हुआ है प्लाज्मा से। वजह इसकी ये है कि आरबी जो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो अगर एंडोथीलियम के करीब आते हैं तो इनके दरमियान में जो इनके सरफेस पे जो केमिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट कर सकते हैं एंड दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन इनेबल द सेल्स WBCs and platelets to get bind to the endothelium। जब एक मर्तबा एक सेल एंडोथीलियम के ऊपर सेटल हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिसके नतीजे में और सेल्स आके उसी जगह पे सेटल होना शुरू होंगे। अगर तो किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन या किसी इंजरी के कोई चांसेस नहीं है और इस तरह से सेल आके सेटल होना शुरू हो रहे हैं, थोड़ी ही देर के बाद क्या होगा कि इन सेल्स की जंबल के नतीजे में आपका जो पूरा ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा क्योंकि वो पूरी जगह जो है वो जो ब्लड वेसल है वो पूरी की पूरी ब्लॉक हो चुकी होगी। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि उस ब्लॉक की जगह जहां पे वो ब्लॉक बना है उससे आगे का जो पूरा टिश्यू है उसका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा और जब वो ब्लड सप्लाई रुकेगा तो आपकी होम्योस्टेसिस तो किसी सूरत मेंटेन नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है कि आपके जो सेल्स हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट ना हो, उसलिए क्योंकि अगेन एक चीज आपको याद होगी कि मतलब होता है क्या है कि अगर आप ठंडे ठंडे बैठे हुए हैं, आप अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ना शुरू करें थोड़ी ही देर के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो है वो गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली यही वही वाली बात है कि दो सरफेस जब आपस में एक दूसरे के साथ करीब आएंगे तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होगी और जब ये फ्रिक्शन पैदा होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जो कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑटो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट कर देंगे और उसके नतीजे में सेल्स का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ हो जाएगा और फिर वो प्रोसेस शुरू होगा। तो ऑब्वियसली यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर तो जरूरत नहीं है और प्रोसेस हो रहा है तो वैसे ही बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हैंड रेज करें प्लीज। ओके जी, इसके बाद फिर हम आते हैं वापस आ जाएं आप इसी पेज के ऊपर। तो अब ये जो ल्यूकोसाइट्स के हवाले से जो ये मैंने बात की तो ये हो क्या रहा था कि जब आपका इनिशियल वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई और फिर उसके बाद जो वेजो डायलेशन हुई वो ब्लड के अंदर टर्बुलेंस कॉज करती है और उस टर्बुलेंस के नतीजे में प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो ब्लड वेसल वॉल के करीब चले जाते हैं। अब जब ब्लड वेसल वॉल के करीब चले जाते हैं तो एट द
द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पे ऐसे केमिकल रिएजेंट्स रिलीज हो रहे होते हैं कि वो उन ल्यूकोसाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो ये अट्रैक्शन होती है वो फिर जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को जन्म देती है, जिसमें ल्यूकोसाइट्स स्टेप वाइज जो है वो एंडोथेलियल सरफेस पे जाके लगते हैं, और उसके बाद वहां से मूव करके जो है वो जो आपका जो इन्फ्लेम टिश्यू है उसकी तरफ अमीबिक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के अंदर आ रहे होते हैं, अच्छा, जो दो मेजर सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन में जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वो है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। मैंने पिछली किसी एक वीडियो के अंदर ये बात बताई थी, या किसी एक लेक्चर में ये बात बताई थी कि न्यूट्रोफिल्स आर स्पेसिफिक सेल्स फॉर अक्यूट इन्फ्लेमेशन, व्हेयरएज मैक्रोफेजेस आर स्पेसिफिक सेल्स फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ब्लड सीपी की रिपोर्ट देखते हैं तो उस ब्लड सीपी की रिपोर्ट के अंदर भी आपको बाकायदगी के साथ सिर्फ उस एक रिपोर्ट से ही आपको पता चल सकता है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। पहली चीज जो पता चलती है वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से पता चलती है कि जी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है। अब उसमें फिर जब आप डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि अगर न्यूट्रोफिल्स अपनी रिक्वायर्ड परसेंटेज से ज्यादा है इसका मतलब है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, और अगर उसके मुकाबले में मोनोसाइट्स अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या है कि जी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है। अच्छा जी, अब अगर हम दोनों को थोड़ा सा देख लें, इनके जो कंपैरिजन इन्होंने शो किया है इस बुक में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ओरिजिन जो है न्यूट्रोफिल्स का वो कौन सा है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, यानी जो आपका जो बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं वहीं से आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी बनते हैं। मैक्रोफेजेस भी वहीं से बनते हैं, बोन मैरो से। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि मोनोसाइट्स एक मखसूस तादाद में होते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो सर्कुलेशन में आते हैं तो उसके बाद उनका सर्कुलेशन में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 to 20 डेज का है। लेकिन कुछ मोनोसाइट्स क्या करते हैं कि सर्कुलेशन छोड़ते हैं और सर्कुलेशन छोड़ के टिश्यूज में चले जाते हैं और टिश्यूज में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। जब वो टिश्यूज में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं तो वहां पे वो अपना जो मैक्रोफैगोसाइटिक एक्टिविटी है वो इनहैंस करते हैं, अपना साइज इनहैंस करते हैं, अपना शेप इनहैंस करते हैं, और उसके बाद जो इनकी जो किलिंग कैपेसिटी है वो 20 टाइम्स से अबव बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये जो है ज्यादातर अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है और स्लो प्रोसेस है जो इन्फ्लेमेशन का वो चल रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में मैक्रोफेजेस के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये होगा मोनोसाइट्स एक बिल्कुल मखसूस स्मॉल क्वांटिटी में बन रहे होते हैं, क्योंकि अगर तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई डिजीज प्रोसेस नहीं है, तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो आइडल बैठे रहते हैं टिश्यूज के अंदर, तो इसलिए ज्यादा नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अगर ज्यादा बनाएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लाइफ स्पैन के हवाले से अगर बात की जाए तो 1 to 2 डेज न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पैन है। मैक्रोफेजेस जो हैं, इन्फ्लेमेटरी मैक्रोफेजेस डेज और वीक्स के लिए होते हैं, और जो रेजिडेंट मैक्रोफेजेस होते हैं जो टिश्यू में जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि टिश्यू में जाके सेटल हो जाते हैं, और अगर उस टिश्यू के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं जनरेट हुआ है तो ये ईयर्स तक भी इनका लाइफ स्पैन चलता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ईयर्स तक एक मैक्रोफेज चल सकता है तो ऑब्वियसली ज्यादा मैक्रोफेजेस की टिश्यू को जरूरत नहीं होती है, इन केस अगर कोई इन्फ्लेमेटरी या डिजीज प्रोसेस नहीं हुआ हुआ। एक्टिवेटिंग स्टिमुलस के हवाले से अगर बात की जाए तो न्यूट्रोफिल्स का जो रिस्पॉन्स है वो रैपिड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, डीग्रेनुलेशन होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, और उस डीग्रेनुलेशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के नतीजे में खुद भी अफेक्ट होता है। ठीक है जी। मैक्रोफेजेस के हवाले से देखा जाए तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, स्लो होता है, और जीन ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है, अगर अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी जो पॉजिटिव एजेंट है, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई सेल है जिसकी फेगोसाइटोसिस करनी है, जो डेड सेल है जो टिश्यू का, अगर उसको वो करना है तो क्या करता है कि ये रैपिडली जो है वो फेगोसाइट ऑक्सीडेज एंजाइम की असेंबली कराता है,
और एक प्रोसेस जनरेट करता है जिसको रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। उस रेस्पिरेटरी बर्स्ट का क्या मतलब होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं वो रिलीज होती हैं फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स, और जो फैगोसाइटिक मॉलिक्यूल होता है लाइक कोई डेड सेल टिश्यू है वो, या कोई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, तो उसके अंदर ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट इंड्यूस करा देते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो अपना वही जो चेन रिएक्शन होता है ऑक्सीजन रेडिकल इंजरी का वो स्टार्ट कर देते हैं। नेट रिजल्ट ये होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी किलिंग हो जाती है। लेकिन माइंड यू, जैसे मैंने अभी बताया कि दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय देयर ओन सुसाइड लाइक अटेम्प्ट, ठीक है ना, यानी जो किलिंग कर रहे हैं तो वो खुद भी जो है वो उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी जो सुसाइडल एक्टिविटी या सुसाइडल अटैक कहलाता है। इस तरह का जो मैक्रोफेजेस के अंदर एज सच इतना कोई रोल और प्रोमिनेंट नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली यहाँ पे लो लेवल का होता है, लेकिन मैक्रोफेजेस नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूस इंजरी कॉज करा रहे होते हैं। अगेन ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसके बाद जो है वो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डीग्रैन्युलेशन का जो इसका मेजर रिस्पॉन्स है, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा व्हाट डू यू मीन बाय डीग्रैन्युलेशन। डीग्रैन्युलेशन का मतलब ये है कि आपके पास होते हैं दो चीजें होती हैं जो आपके लिए आपके सेल के लिए प्रोटेक्टिव भी होती हैं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए सुसाइडल बॉडीज भी कहलाती हैं। उसमें एक तो लाइसोसोम है जिसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो अगर तो और उसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू ल्यूकोसाइट्स या किसी भी किस्म की जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जनरेट होना, लाइक रेस्पिरेटरी बर्ड्स की बात हो रही है। तो डीग्रैन्युलेशन का मतलब क्या है कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये पहले से बन के और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में बन के स्टोर हुए रखे हुए होते हैं, ठीक है जी। अब जब भी जरूरत पड़ती है तो सिर्फ इनका काम क्या होता है कि ये जो इनकी वॉल है वो बर्स्ट करेगी और इनके अंदर जो ग्रैन्यूल फॉर्म में जो एंजाइम्स मौजूद हैं या जो केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिन्होंने सामने वाला जो सेल है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना है, तो ये उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। यूं समझ लेंगे जो है ना वो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो होस्ट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि जो डीग्रैन्युलेशन यानी ग्रैन्यूल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में थे वो उस ग्रैन्यूल के फटने के नतीजे में उस जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के फटने के नतीजे में डीग्रैन्युलेट हो गए, यानी उसमें से बाहर निकल गए, अब वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहे हैं। ये इसका मेजर रिस्पॉन्स है, इंड्यूस बाय साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट, ये काम करता है। अच्छा, अगेन डीग्रैन्युलेशन का जो प्रोसेस है वो मैक्रोफेजेस का नहीं है, और यही एक वजह है कि मैक्रोफेजेस का लाइफ स्पैन काफी बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स। साइटोकाइन प्रोडक्शन लो लेवल होती है या नन होती है। मेजर फंक्शनल एक्टिविटी इसकी साइटोकाइन की प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। मैक्रोफेजेस से अनकाउंटेबल नंबर ऑफ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैक्रोफेज का खाली सिर्फ एक काम नहीं है, ये आपकी फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल है और मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसकी जो काम है ज्यादातर वो यही है कि बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये उसको प्रोमिनेंटली डील कर रहा होता है। अच्छा जी, न्यूक्लियर कंटेंट की एक्सट्रूजन कराता है, मैक्रोफेजेस का ऐसा कोई काम नहीं है। सिक्रीशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स बहुत प्रोमिनेंट है, मैक्रोफेजेस में ये काम भी नहीं होता। अगेन होता भी है तो वो इस तरह से होता है कि वो एक बहुत ही सिक्योर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर रह के होता है, तो वो जो है वो मतलब मैक्रोफेजेस के टिश्यू को ये अफेक्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा जी, अब इसके बाद जब ये चीज हो गई तो इसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके ऊपर कि जी ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो जब एंडोथेलियम के करीब आ जाते हैं तो करते क्या है आखिर, ठीक है जी, ये है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो चीज है
वो ये है कि ल्यूकोसाइट और जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है, उसके लिए आपके पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स अगर आपको दिख रहे हैं, कुछ जो है वो न्यूट्रोफिल्स के सरफेस के ऊपर हैं और कुछ जो है वो एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी बेस पर जो है वो इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है। नाउ ये देखें, यहाँ अभी ये सेंटर में मौजूद है, ये जो पिक्चर है इसमें ये यहाँ सेंटर में मौजूद है। पहली अगर आप यहाँ पे ये कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। ठीक है, जो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये जो कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, इसको देखिए कि ये जो ल्यूकोसाइट है ये सेंटर में, अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो है वो पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू कर रहा है। ठीक है जी, तो अच्छा, एक और चीज, सॉरी, वो मैं आपको बताना भूल गई कि जब ब्लड का स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब टूटता है और इनिशियल वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद वेजो डायलेशन होती है, तो ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इसको अगर हम ल्यूकोसाइट एडहेजन की स्टेप्स के अंदर जब काउंट करना शुरू करें तो ब्लड फ्लो का स्लो डाउन हो जाना इज द फर्स्ट स्टेप इन ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है जी, तो इस प्रोसेस को स्टेसिस कहते हैं, यानी ब्लड फ्लो का कम हो जाना, ब्लड का स्टेसिस में चले जाना। अब उसके नतीजे में क्या होता है, आपको मालूम है कि अगर आपने से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ब्लड ड्रॉ किया है किसी सिरिंज में और उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर दिया, तो क्या होता है कि आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं, प्लाज्मा ऊपर की तरफ रह जाता है। तो इस तरह की भी अगर सिचुएशन हो सकती है कि जी ब्लड ने थोड़ा सा स्टेसिस किया, ब्लड थोड़ा सा रुका, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हुए, वो जो अपनी जो वो सस्पेंशन फॉर्म में थे उसकी जगह पे वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गए। एज यू नो कि भाई स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ल्यूकोसाइट सबसे बड़े हैं साइज में, तो हैवी भी है, तो सबसे पहले वही सेटल डाउन होंगे। ठीक है जी, तो इस प्रोसेस को यानी सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल से जो ल्यूकोसाइट्स पेरिफेरी की तरफ यानी जो वेसल वॉल की तरफ जब आना शुरू होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। मार्जिनेशन या ल्यूकोसाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब ये प्रोसेस हो चुका है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर होती है एडहेरेंस या एडहेजन। अब ये जो देखें, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो ये अच्छा, मार्जिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बाद सॉरी एक और काम होता है, रोलिंग होती है, यानी ल्यूकोसाइट जो है वो टर्न करता है। अगर आप ये देखें एरो, ल्यूकोसाइट ऐसा था, ये टर्न हुआ, टर्न होने के बाद मजीद टर्न हुआ और उसके बाद ये जो है वो वॉल के साथ बिल्कुल करीब आ गया। जब ये वॉल के साथ करीब आ गया तो इस वक्त यहाँ पे होगी एडहेरेंस। अच्छा, adherence is the interaction between WBCs and endothelial cells. ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है कि WBCs का इंटरेक्शन हो रहा है एंडोथेलियल सेल्स के साथ। अच्छा, अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो वो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहीं पे रिसेप्टर होते हैं, कहीं पे लाइगेंड होते हैं। लाइगेंड रिसेप्टर का जब इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन के नतीजे में जो है वो सेल्स जो है वो वेसल वॉल के करीब आते हैं और जब वो वेसल वॉल के करीब आते हैं तो फिर उनकी मूवमेंट होती है। अब ये देखिए जी, सबसे पहले क्या हुआ कि अब ये जो इनकी जो केमिकल सब्सटेंस है इनके क्या नाम है और उनको किस तरह से इंटरेक्शन होता है ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये कह के इस चीज को खत्म करी हूँ कि अब ये प्रोसेस देख लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ, स्टेसिस हुई, फिर उसके बाद मार्जिनेशन हुई, मार्जिनेशन के बाद रोलिंग हुई, रोलिंग के बाद अडहेरेंस हुई, अडहेरेंस के बाद फिर क्या होता है कि जो है अडहेरेंस के बाद फिर ये मूवमेंट होती है, क्या कहते हैं, जो आपका जो WBC है ये एंडोथेलियम को बाईपास करके और टिश्यू के अंदर आ जाता है।
ठीक है जी। और टिश्यू में आने के बाद जो है फिर ये जो WBCs हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस, यानी मूवमेंट ऑफ सेल टुवर्ड्स द केमिकल टुवर्ड्स द स्टिमुलस which is produced by a chemical mediator। तो इसको जो है हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा प्रोसेस है।